हेलो डियर बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मेरा नाम है कुंदन कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारी टारगेट 50 सीरीज के अंदर। आज है हमारा लेक्चर नंबर 20 और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं आरबीआई की इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के बारे में। ये जो हमारी टारगेट 50 सीरीज है इसके अंदर हम पीपीपी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर उसको डिस्कस करते हैं। फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि पीपीपी के पेपर के अंदर आपके कम से कम 50 नंबर आ पाए और आप पीपीपी के पेपर को क्लियर कर पाओ। तो ये जो सीरीज है वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी 3 ई बुक्स है वो मिल जाएंगी। पहली ई बुक के अंदर आपको 135 से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे जिसकी हेल्प से आप आसानी से जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। दूसरी ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ जिससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि जेआईबी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरी ई बुक के अंदर आपको 1200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ये जो ई बुक्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये ओम्बड्समैन स्कीम है क्या और इसको क्यों लेकर आया गया था। तो देखो, सपोज कीजिए आपने एक बैंक के अंदर अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करवाया। ठीक है, और उस अकाउंट के अंदर आपने 10,000 रुपये डिपॉजिट करवाए। ठीक है, और जब आप घर पे गए तो आपको मैसेज आता है कि आपके अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये जो है वो डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, तो आप बैंक के पास जाते हो, कंप्लेंट करते हो। ठीक है, अब जो बैंक है वो आपकी बात नहीं सुन रहा है। ठीक है, या फिर बैंक कह रहा है कि नहीं नहीं, आपने 5,000 रुपये ही डिपॉजिट करवाए थे, आपसे ही कुछ गलती हो गई है। ठीक है, यानी कि बैंक का जो रिप्लाई है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? क्या आप बैंक के एम्प्लॉय से लड़ाई करने लग जाओगे? नहीं, ऐसे तो आपका खुद का ही नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो कस्टमर्स के लिए ये जो ओम्बड्समैन स्कीम है ये यहाँ पर इंप्लीमेंट की है आरबीआई ने। किसने इंप्लीमेंट की है? आरबीआई ने। ठीक है, अगर एक बैंक आपकी कंप्लेंट को रिजॉल्व नहीं कर रहा है या फिर वो आपको कोई ऐसा रिप्लाई दे रहा है जो कि सही नहीं है, ठीक है, तो आप ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर कंप्लेंट कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, तो जो आरबीआई है ना वो एक सीनियर ऑफिशियल को एज अ ओम्बड्समैन अपॉइंट करता है। ठीक है, अब ये जो ओम्बड्समैन है ये यहाँ पर जो कस्टमर की कंप्लेंट है उसको सुनता है। ठीक है, बैंक को बुलाता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स को चेक करता है, फिर यहाँ पर जो भी पार्टी सही होती है उसके पक्ष में फैसला सुना देता है। ठीक है, अब जो लेटेस्ट स्कीम चल रही है वो है आरबीआई की इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021, है ना। अब इसे इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम क्यों कहा जाता है? तो देखो, इससे पहले ना 3 ओम्बड्समैन स्कीम थे, जैसे कि बैंकों के लिए बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए ओम्बड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी 2018 और डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन 2019। अब इसमें होता क्या था कि अगर किसी कस्टमर को कंप्लेंट करनी है, ठीक है, तो पहले तो उसे ये ढूंढना पड़ता था कि उसे किस स्कीम के अंदर कंप्लेंट करनी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई डिजिटल ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट है तो कस्टमर पहले सोचेगा कि यार बैंक बैंक इन्वॉल्व है तो हम बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006 के अंदर कंप्लेंट कर देते हैं। और उसको बाद में पता चलता है कि नहीं नहीं, ट्रांजैक्शन तो डिजिटल थी तो इस स्कीम के अंदर कंप्लेंट करनी चाहिए थी। तो कस्टमर का टाइम भी वेस्ट होता है, एनर्जी भी वेस्ट होती है। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसीलिए इन तीनों स्कीम को कंबाइन करके एक सिंगल स्कीम जो है वो बना दी गई है। अब अगर आपको एनबीएफसी के खिलाफ कंप्लेंट करनी है, डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए कोई कंप्लेंट है या बैंक के खिलाफ कोई कंप्लेंट करनी है, तो आप सिंगल स्कीम के अंदर कंप्लेंट जो है वो कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप इस स्कीम के अंदर कंप्लेंट तभी कर सकते हो अगर कोई डेफिशिएंसी इन सर्विस है। देखो, जो बैंक्स हैं, है ना, या फिर जो एनबीएफसीज हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उनका काम है कि वो अपने कस्टमर को सही तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करे। अगर एक बैंक सही तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती है कस्टमर को तो उसे हम डेफिशिएंसी इन सर्विस कहेंगे। तो आप इसके खिलाफ ही कंप्लेंट कर सकते हो सिर्फ। जैसे मान लीजिए अगर आपको बैंक का मैनेजर पसंद नहीं है और आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हो कि मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं है, तो ऐसी कंप्लेंट रजिस्टर्ड नहीं हो पाए। ठीक है, अगर मैनेजर ने आपको सही तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की है, किसी भी तरह की डेफिशिएंसी इन सर्विस है, सर्विस के अंदर कमी है, तो ही आप कंप्लेंट कर सकते हो। ठीक है, अब एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि पहली जो कंप्लेंट है रिटर्न के अंदर वो आपको रेगुलेटेड एंटिटी को ही करनी होगी। यानी कि अगर मान लीजिए कि बैंक आपको सही तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा है
तो पहली जो कंप्लेंट है वो आपको बैंक को ही करनी होगी। अगर बैंक आपकी बात नहीं सुन रहा है, वो आपकी कंप्लेंट को रिजॉल्व नहीं कर रहा है ना, और कोई ऐसा रिप्लाई दे रहा है जो कि सही नहीं है, वो आपको पसंद नहीं आया, तब आप ओम्बड्समैन के पास जा सकते हो। आपका मन कर रहा है कि भाई बैंक ने आपके अकाउंट के अंदर पैसे डिपॉजिट नहीं किए, तो आप सीधा ओम्बड्समैन के पास चले जाओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले आपको एंटिटी को ही कंप्लेंट करनी होगी, वो भी रिटर्न के अंदर, ठीक है। ये जो स्कीम है इसके अंदर वन नेशन वन ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है, यानी कि पूरे देश के लिए एक ओम्बड्समैन स्कीम। आप किसी भी यूरिडिक्शन के अंदर हो, किसी भी स्टेट के अंदर हो, आप सिंगल एक सेंट्रलाइज लोकेशन के ऊपर कंप्लेंट जो है वो कर सकते हो। नॉर्मली वो चंडीगढ़ के अंदर है, ठीक है। ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर सकते हो, फिजिकली जाकर भी डिपॉजिट करवा सकते हो अपनी कंप्लेंट को। अब बात करेंगे ऐसी रेगुलेटेड एंटिटीज को जो कि स्कीम के अंदर कवर होती है। रेगुलेटेड एंटिटी का मतलब जिसको आरबीआई रेगुलेट करती है। देखो बेसिकली अगर कोई ऐसी एंटिटी है जो कि कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करती है और आरबीआई उसको रेगुलेट करती है, तो उसके ऊपर ये स्कीम एप्लीकेबल है, ठीक है। जैसे सबसे पहले बैंक जो है वो आरबीआई को जैसे सबसे पहले जो आरबीआई है वो यहाँ पर बैंकों को रेगुलेट करता है ना। तो कौन कौन सी बैंक्स के ऊपर ये स्कीम एप्लीकेबल होगी, तो देखो शेड्यूल कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स अगर उसका जो डिपॉजिट साइज है वो 50 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है। उसके बाद जो आरबीआई है वो एनबीएफसी को भी रेगुलेट करते हैं, है ना। नॉर्मली वो एनबीएफसी जो कि आरबीआई के अंडर रजिस्टर्ड है ना। तो जितने भी यहाँ पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, हालांकि उसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज नहीं आती हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है या फिर वो कस्टमर के साथ डीलिंग करती है और उनका जो एसेट साइज है वो 100 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, तो उन एनबीएफसी के ऊपर ये स्कीम एप्लीकेबल है। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो एनबीएफसी है वो आरबीआई के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। उसके बाद ये जो एनबीएफसी है या तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने वाली होनी चाहिए या फिर डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर रही है पर कस्टमर इंटरफेस है, तो कम से कम उसका जो एसेट साइज है वो 100 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद जितने भी सिस्टम पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे कि आपके जो कार्ड नेटवर्क वगैरह हो गए, है ना, सिस्टम पार्टिसिपेंट्स, चाहे वो बैंक है चाहे वो नॉन बैंक एंटिटीज हैं जिनको आरबीआई रेगुलेट करते हैं, उनके ऊपर भी स्कीम एप्लीकेबल है। उसके बाद जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है उसके ऊपर भी स्कीम एप्लीकेबल है। अब बात करेंगे अवार्ड बाय ओम्बड्समैन। देखो अवार्ड क्या होता है, तो देखो दोनों पार्टीज की बात को सुनकर फैक्ट्स एंड फिगर्स को चेक करके ओम्बड्समैन जो भी फैसला सुनाता है उसको हम अवार्ड कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो ओम्बड्समैन है वो फैसला सुनाते वक्त जो बैंकिंग लॉ और प्रैक्टिसेस है ना, उसके जो प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करता है। आरबीआई के जो डायरेक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस है, गाइडलाइंस है, उसको भी फॉलो करता है, ठीक है। अब बात करेंगे नेचर ऑफ रूलिंग की, भाई किस तरह का फैसला सुनाया जा सकता है, तो देखो डायरेक्ट परफॉर्मेंस का फैसला सुनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कस्टमर ने बोला कि मैंने 10,000 रुपए डिपॉजिट करवाए थे, मेरे अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपए आए हैं, ठीक है। तो वहां पर साबित हो गया कि जो बैंक है वो गलत है और कस्टमर सही है, तो जो ओम्बड्समैन है वो बैंक को कहेगा कि आप यहाँ पर 5,000 रुपए और यहाँ पर कस्टमर के अकाउंट के अंदर क्रेडिट कीजिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि कोई पैसा बैंक ने कस्टमर को पे करना है सीधे तौर पर, तो उसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। जैसे मान लीजिए कि बैंक ने 5,000 रुपए कस्टमर को पे करने हैं, और क्यों, क्योंकि कस्टमर ने 10,000 रुपए डिपॉजिट करवाए थे और उसके अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपए ही आए हैं, तो यहाँ पर 5,000 रुपए बैंक कस्टमर को पे करेगा, यानी कि इसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है अगर कोई डायरेक्ट अमाउंट बैंक को कस्टमर को पे करनी है, ठीक है। पर मान लीजिए अगर कस्टमर ये शिकायत कर रहा है कि बैंक की वजह से मुझे यहाँ पर लॉस हो गया, मेरे बिजनेस के अंदर लॉस हो गया, ठीक है, तो उस केस में जो लिमिट है वो है 30 लाख रुपए, यानी कि जो ओम्बड्समैन है वो मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक का जो कंपनसेशन है वो दिलवा सकता है, ठीक है। पहले ये जो लिमिट थी 20 लाख की थी, अब चेंज हो गई है। उसके बाद मान लीजिए कि कस्टमर कह रहा है कि भाई बैंक की वजह से, है ना, जो मैंने कंप्लेंट वगैरह की है इसमें मेरा टाइम खर्च हुआ है, ठीक है, साथ के साथ मैंने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, मेरे को मेंटली हरासमेंट हुई है, तो उस केस में जो कंपनसेशन है वो 3 लाख रुपए का मिल सकता है ना। उसके बाद देखो अगर ओम्बड्समैन ने कोई अवार्ड पास कर दिया, तो जो कस्टमर है उसको या तो उस अवार्ड को एक्सेप्ट करना होता है या फिर अपील करनी होती है, ठीक है। तो अगर कस्टमर ने मन बना लिया है कि उसे भाई यहाँ पर इस अवार्ड को एक्सेप्ट करना है, तो 30 दिन के अंदर अंदर में एक एक्सेप्टेंस लेटर उसे यहाँ पर साइन करके बैंक को जमा करवाना होगा, यानी कि रेगुलेटेड एंटिटी को जमा करवाना होगा कि हाँ भाई हम ओम्बड्समैन के फैसले से खुश हैं, है ना। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जो अवार्ड है वो खत्म हो जाता है, फिर उसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता है और अपील करने का जो राइट है वो भी यहाँ पर चला जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे अपील बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी। सबसे पहले अपीलेट अथॉरिटी कौन है, जैसे अगर मान लीजिए कि कस्टमर है या फिर जो बैंक है
उसको ओम्बड्समैन का फैसला पसंद नहीं आता है, तो वो अपील कर सकता है। कहाँ पे अपील कर सकता है? तो देखो, आरबीआई का वो डिपार्टमेंट जो कि इस स्कीम को एडमिनिस्टर करता है, उसका जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज है, वो अपीलेट अथॉरिटी, यानी कि ओम्बड्समैन के फैसले के खिलाफ इसके पास अपील की जा सकती है। अपील दोनों पार्टीज कर सकती हैं, कस्टमर भी कर सकता है, बैंक भी कर सकता है। अगर बैंक यानी कि जो रेगुलेटेड एंटिटी है, जो मैं बैंक वर्ड यूज कर रहा हूं ना, तो वहां पर मैं सभी एंटिटीज की बात कर रहा हूं जो इस स्कीम के अंदर कवर हो रही है, ठीक है। तो जो बैंक है, अगर वो अपील करना चाहती है, तो चेयरमैन एमडी सीईओ की परमिशन पहले चाहिए होगी, उसके बाद ही अपील की जा सकती है, ठीक है। अपील जो है वो फैसला आने के बाद 30 डेज के अंदर अंदर में ही करनी होगी, उसके बाद आप अपील नहीं कर सकते। अब देखो, कुछ ऐसे ग्राउंड्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे रीजंस होते हैं, है ना, जिसकी वजह से कंप्लेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है स्कीम के अंदर। मतलब कुछ ऐसी खास तरह की कंप्लेंट्स होती हैं जिसको ओम्बड्समैन एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। वो ग्राउंड्स क्या है? देखो, जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पर कस्टमर है जिसका नाम है अमित, है ना, उसको बैंक के खिलाफ कंप्लेंट करनी थी। मतलब कंप्लेंट नहीं, हुआ क्या कि अमित ने अपने अकाउंट के अंदर 10,000 रुपए डिपॉजिट करवाए, उसके अकाउंट के अंदर सिर्फ 5,000 रुपए ही आए, है ना। तो अमित ने बैंक के पास कंप्लेंट की कि भाई आपने ना अपना काम सही तरीके से नहीं किया है, मेरे 5,000 रुपए और क्रेडिट कीजिए, है ना। तो अगर अमित जो है ना, बैंक को कंप्लेंट किए बिना, रिटर्न में कंप्लेंट किए बिना सीधा ओम्बड्समैन के पास चला जाता है, तो ओम्बड्समैन उस कंप्लेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि पहले कंप्लेंट आपको रेगुलेटेड एंटिटी के पास करनी होगी, जिससे आपको प्रॉब्लम है उसके पास करनी होगी रिटर्न के अंदर, उसके बाद आप ओम्बड्समैन के पास जा सकते हो, ठीक है। तो अगर आप बिना कंप्लेंट किए सीधा ओम्बड्समैन के पास चले गए, तो ओम्बड्समैन उस कंप्लेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। या फिर अगर आपने रेगुलेटेड एंटिटी के पास कंप्लेंट की, है ना, और 30 दिन तक आपको उसके रिप्लाई का वेट करना था, 15 दिन के बाद ही आपका जो सबर था वो टूट गया, आपका पेशेंट टूट गया, और आप 15 दिन के बाद ही ओम्बड्समैन के पास चले गए, तो ओम्बड्समैन इस कंप्लेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि कम से कम आपको 30 दिन यहाँ पर वेट करना होता है, उसके बाद ही आप ओम्बड्समैन के पास जा सकते हो। पर हालांकि अगर मान लीजिए आपको रेगुलेटेड एंटिटी ने 15 दिन के बाद ही रिप्लाई दे दिया, आप रिप्लाई से खुश नहीं हो, तो आप सीधा ओम्बड्समैन के पास जा सकते हो, तब कंप्लेंट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। पर अगर रिप्लाई नहीं आया तो 30 दिन के बाद ही आप जा सकते हो। उसके बाद देखो, जब मान लीजिए कि आपको बैंक ने कोई रिप्लाई दे दिया, रेगुलेटेड एंटिटी ने आपकी कंप्लेंट का कोई रिप्लाई दे दिया, या फिर मान लीजिए रिप्लाई नहीं दिया, नो रिप्लाई, ठीक है, तो आपके पास ना एक टाइम लिमिट होती है जिसके अंदर आपको ओम्बड्समैन के पास कंप्लेंट करनी होती है, ठीक है। अगर तो रिप्लाई आ गया तो टाइम लिमिट होता है 1 साल, कि भाई 1 साल के अंदर अंदर में आपको कंप्लेंट करनी होगी ओम्बड्समैन के पास, अदरवाइज कंप्लेंट करने का राइट आपका चला जाएगा। अगर रिप्लाई नहीं किया है तो एक एक साल और 30 दिन का टाइम पीरियड आपको मिलता है, ठीक है। तो अगर कोई कस्टमर ये टाइम लिमिट खत्म होने के बाद जाकर ओम्बड्समैन के पास कंप्लेंट करता है, तो ओम्बड्समैन उस कंप्लेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कि जो कंप्लेंट है वो ऑलरेडी ओम्बड्समैन के पास की हुई है ना, किसी कोर्ट के पास की हुई है, ट्रिब्यूनल के पास की हुई है, आर्बिट्रेटर के पास की हुई है, ठीक है, और अभी तक फैसला नहीं आया है, या फिर फैसला आ चुका है, तो आप उस सेम कंप्लेंट के लिए दोबारा ओम्बड्समैन के पास कंप्लेंट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि अमित ओम्बड्समैन के पास गया, उसने ये कंप्लेंट कर दी बैंक की, है ना, तो ओम्बड्समैन ने फैसला सुना दिया, है ना, जो कि अमित को पसंद नहीं आया। तो अमित ने कहा कि मैं फिर से कंप्लेंट करूंगा। तो अगर अमित फिर से कंप्लेंट करेगा इस सेम रीजन की वजह से, इस सेम डेफिशिएंसी इन सर्विस की वजह से, तो यहां पर कंप्लेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। या फिर अगर वो अभी तक पेंडिंग चल रहा है, कोई फैसला नहीं आया है, तब भी कंप्लेंट नहीं की जा सकती है। उसके बाद मान लीजिए कि अगर कोई कस्टमर है वो रेगुलेटेड एंटिटी के कमर्शियल डिसीजन के खिलाफ कोई कंप्लेंट करना चाहता है, तो ओम्बड्समैन उस कंप्लेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर डेफिशिएंसी इन सर्विस होगा तभी कंप्लेंट को एक्सेप्ट किया जाएगा, और किसी रीजन के लिए नहीं। जैसे आप बैंक के पास लोन लेने गए और बैंक ने आपको लोन देने से मना कर दिया, तो आप थोड़े से ऑफेंड हो गए कि क्यों नहीं दिया मुझे लोन। पर मान लीजिए आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं था, तो आप ओम्बड्समैन के पास चले गए, तो ओम्बड्समैन आपकी कंप्लेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद मान लीजिए कि बैंक और उसका जो वेंडर है ना, थर्ड पार्टी वेंडर, उसके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है और वेंडर पहुंच गया है ओम्बड्समैन के पास, तो नहीं नहीं, ये जो ओम्बड्समैन स्कीम है वो सिर्फ कस्टमर्स के लिए है। किसके लिए? कस्टमर्स के लिए, वेंडर्स वगैरह के लिए नहीं है। तो अगर रेगुलेटेड एंटिटी और वेंडर के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको अलग से सुलझाया जाएगा, ओम्बड्समैन के पास कंप्लेंट नहीं की जा सकती है। उसके बाद अगर आप मैनेजमेंट या फिर रेगुलेटेड एंटिटी के एग्जीक्यूटिव के खिलाफ कोई कंप्लेंट करते हो तो उसे भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि जो रेगुलेटेड एंटिटी है उसने कोई एक्शन लिया है, और ये जो एक्शन है वो लॉ के अकॉर्डिंग लिया गया है या फिर कोर्ट ऑर्डर को फॉलो करते हुए लिया गया है। जैसे कोर्ट ने बोला कि भाई ए पर्सन के नाम के अकाउंट को फ्रीज कर दीजिए, बैंक को बोला, गार्निशी ऑर्डर मान लीजिए भेज दिया,
तो अकाउंट अगर फ्रीज कर दिया बैंक ने, ए पहुंच गया ओम्बड्समैन के पास कि बैंक ने मेरे अकाउंट को फ्रीज कर दिया है और अब मैं पैसे अपने ही पैसे विड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं, तो ये कंप्लेन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेगुलेटेड एंटिटी ने एक्शन लिया है लॉ को फॉलो करने के लिए या फिर किसी कोर्ट ऑर्डर को फॉलो करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए कोई ऐसी एंटिटी है जिसको आरबी रेगुलेट नहीं करता है और उसके खिलाफ आप कंप्लेन करते हो, तो ओम्बड्समैन उस कंप्लेन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो अगर दो रेगुलेटेड एंटिटी के बीच में कोई डिस्प्यूट है, जैसे मान लीजिए कि ए बैंक का बी बैंक के साथ डिस्प्यूट है, तो ये भी कंप्लेंट ओम्बड्समैन के पास नहीं की जा सकती है, की भी जाएगी तो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अगर बैंक के एम्प्लॉय और बैंक के एम्प्लॉयर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है, तब भी यहाँ पर बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास कंप्लेंट नहीं की जा सकती है। ये तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का मामला है, तो इसको म्यूचुअल डिस्कशन से सॉल्व किया जाएगा किसी और तरीके से, ओम्बड्समैन के पास नहीं किया जा सकता है। अगर कंप्लेंट अब्यूजिव है, उसमें बहुत ज्यादा गालियां यूज की गई हैं, या फिर जो कंप्लेंट है वो फेक है ना, तो उसे भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर ओम्बड्समैन का ओपिनियन है कि भाई ये जो कस्टमर कंप्लेंट कर रहा है बैंक की, है ना, इसमें कोई डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस है ही नहीं, जैसे मान लीजिए कस्टमर ने बोला कि मुझे मैनेजर की शक्ल पसंद नहीं है, उसको हटा दो, है ना, तो ये कोई डेफिशिएंसी इन सर्विस थोड़ी है, तो इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि जो कंपनसेशन है वो लिमिट से ज्यादा मांगा जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि जो कंपनसेशन है वो 30 लाख से ज्यादा मांगा जा रहा है, 50 लाख का, तो यहाँ पर ओम्बड्समैन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको बोलेगा कि आप कोर्ट में जाकर कंपनसेशन मांग लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर कंप्लेनेंट कंप्लेंट करने के बाद आरबीआई के साथ ओम्बड्समैन के साथ कॉपरेट नहीं कर रहा है, जरूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो ओम्बड्समैन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है। अगर मान लीजिए कंप्लेंट ऐसी है कि उसको रिजॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ओवरऑल एविडेंस की जरूरत पड़ेगी, और इस तरह की जो प्रोसीडिंग्स है वो ओम्बड्समैन मैनेज नहीं कर सकता है ना, ये इस तरह के जो केसेस होते हैं वो कोर्ट में ही हैंडल किए जाते हैं, तो उसको भी रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए ओम्बड्समैन का ओपिनियन है कि भाई ये जो डेफिशिएंसी इन सर्विस है इसकी वजह से कोई भी फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ है, कोई भी डैमेज नहीं हुआ है कस्टमर को, कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं हुआ है, तो उस कंप्लेन को रिजेक्ट जो है वो कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कस्टमर गया बैंक ब्रांच के अंदर, ठीक है, और मान लीजिए उसने ना फॉर्म भरवाना था, तो बैंक के एम्प्लॉय ने फॉर्म भर के नहीं दिया। ठीक है, तो उसने किसी दूसरे पर्सन से फॉर्म भरवा लिया। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिशिएंसी इन सर्विस है, पर इतना डेफिशिएंसी इन सर्विस नहीं है कि कस्टमर को कोई फाइनेंशियल लॉस या फिर डैमेज हो, कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ पर कंप्लेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब पावर एंड फंक्शंस की अगर हम बात करें, तो देखो जो ओम्बड्समैन है, ठीक है, वो यहाँ पर जितने भी कंप्लेंट्स हैं उनको एड्रेस कर सकता है, क्लोज कर सकता है, और अगर कोई ऐसी कंप्लेंट है जो कि फैसिलिटेशन के थ्रू, म्यूचुअल डिस्कशन के थ्रू सेटल नहीं हो पा रही है, तो वहां पर ओम्बड्समैन अवार्ड पास कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जो ओम्बड्समैन है ना, उसे आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर है उसको हर साल के एंड में 31 मार्च को एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवानी होती है, जहां पर बताया जाता है कि भाई कौन कौन से केसेस सॉल्व किए गए हैं। उसके बाद जो डिप्टी ओम्बड्समैन है ना, वो कौन कौन से कंप्लेंट्स को क्लोज कर सकता है। देखो अगर कोई कंप्लेंट नॉन मेंटेनेबल है, यानी कि ऐसी कंप्लेंट जिसको रिजेक्ट किया जा सकता है, तो उसको डिप्टी ओम्बड्समैन ही रिजेक्ट कर देगा। और अगर कोई ऐसी कंप्लेंट है जिसको फैसिलिटेशन के थ्रू सेटल किया जा सकता है, म्यूचुअल डिस्कशन के थ्रू, तो उसको भी यहाँ पर डिप्टी ओम्बड्समैन जो है वो सेटल कर देगा, डिप्टी ओम्बड्समैन जो है वो सेटल कर देगा। ठीक है, आरबीआई के पास पावर है कि वो यहाँ पर ओम्बड्समैन से जो भी आरबीआई को इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, रिपोर्ट रिसीव हुई है, उसको पब्लिश कर सकता है पब्लिक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आरबीआई का इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम था वो कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे, हम एक समरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज देखो, तीन स्कीम्स को मर्ज करके एक सिंगल स्कीम जो है वो बनाई गई है, वन नेशन वन ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया है, और जितने भी कंप्लेंट्स हैं डेफिशिएंसी एंड सर्विस के रिगार्डिंग, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो रिड्रेस किया जाता है। और कोई भी कस्टमर जो है वो रेगुलेटेड एंटिटी के पास कंप्लेंट करेगा, अगर रेगुलेटेड एंटिटी 3 दिन के अंदर कंप्लेंट को रिजॉल्व 30 दिन के अंदर में रिजॉल्व नहीं करती है, या फिर जो रिप्लाई है वो सही नहीं है, तो ओम्बड्समैन के पास जाया जा सकता है। कवर्ड एंटिटीज की बात करें, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, रीजन रूरल बैंक, एलिजिबल कोऑपरेटिव बैंक्स। एनबीएफसी की बात करें तो रजिस्टर्ड विद आरबीआई, जो डिपॉजिट लेती है या फिर जो कस्टमर फेसिंग है और एसेट साइज 100 करोड़ या उससे ज्यादा है। पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। ठीक है, उसके बाद अवार्ड की बात करें तो डायरेक्ट लॉस और परफॉर्मेंस, मतलब ओम्बड्समैन कह सकता है कि भाई जो इतना पैसा बैंक जो है वो कस्टमर को पे करे, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस के ऊपर 30 लाख की लिमिट है, और मेंटल हरासमेंट के ऊपर 3 लाख की लिमिट है। ठीक है, और जो अवार्ड है उसको 30 दिन के अंदर अंदर में एक्सेप्ट किया जाना जरूरी है कस्टमर या फिर बैंक के द्वारा, है ना। और जो अपील है वो आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ द स्कीम के पास अपील की जा सकती है, दोनों पार्टीज अपील कर सकती हैं। रेगुलेटेड एंटिटी अगर अपील करना चाहती है तो उसे
चेयरमैन, एमडी, सीईओ या फिर ईडी से परमिशन लेनी होगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, मिस्टर अर्जुन एक कस्टमर है शेड्यूल कमर्शियल बैंक का, उसने रिटर्न कंप्लेंट फाइल की है बैंक के पास रिगार्डिंग अनऑथराइज्ड डिजिटल ट्रांजैक्शन जो कि हुई थी 1 मार्च 2026 को। मतलब कंप्लेंट 1 मार्च 2026 को फाइल की गई है। बैंक ने रिप्लाई किया है 15 मार्च 2026 से। ठीक है, और उन्होंने बोला है कि अर्जुन का जो कंप्लेंट है वो बकवास है और अर्जुन का जो क्लेम है कि भाई अनऑथराइज्ड डिजिटल ट्रांजैक्शन परफॉर्म की गई है उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। अर्जुन इस रिप्लाई से डिससेटिस्फाई है, उसको पूरा भरोसा है कि भाई ये जो ट्रांजैक्शन थी डिजिटल ट्रांजैक्शन ये अनऑथराइज्ड है ना। तो आपको बताना है कि भाई अगर कंप्लेंट 1 मार्च 2026 को फाइल की गई थी बैंक के पास और रिप्लाई आया है 15 मार्च 2026 को, तो लास्ट डेट आपको बतानी है ना, जिसके अंदर अंदर में अर्जुन कंप्लेंट कर सकता है और जिसके बाद अर्जुन कंप्लेंट नहीं कर सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि रिप्लाई आने के बाद 1 साल का टाइम पीरियड होता है। तो रिप्लाई आया 15 मार्च 2026 से, तो यहां से टाइम स्टार्ट हो गया है और 1 साल का टाइम है अर्जुन के पास कंप्लेंट करने के लिए। ठीक है, तो 15 मार्च 2026 तो 15 मार्च 2027 ये यहाँ पर लास्ट डेट है ना। इस डेट को या फिर इससे पहले पहले अर्जुन कंप्लेंट कर सकता है। 15 मार्च 2027 के बाद कंप्लेंट नहीं की जा सकती है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर, ये गलत। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है? एक बार मुझे बता दीजिए, कोई भी डाउट आते तो आप पूछ सकते हो। ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर है कि नहीं? उसके बाद देखो, मैच द फॉलोइंग कंपनसेशन लिमिट अंडर द आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। तो देखो, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस है तो लिमिट कितनी है? 30 लाख। मेंटल एंग्यूशियस हरासमेंट है तो 3 लाख की लिमिट है। और अगर डायरेक्ट लॉस हुआ है रेगुलेटेड एंटिटी की डेफिशिएंसी की वजह से तो एक्चुअल अमाउंट, इसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ए को 2 के साथ, बी को 3 के साथ, सी को 1 के साथ। ठीक है, उसके बाद कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं है ना, रिगार्डिंग द अपीलेट अथॉरिटी अंडर द आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 है ना। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले देखो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ द आरबीआई डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिंग द स्कीम इज द अपीलेट अथॉरिटी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको। उसके बाद ओनली द कंप्लेनेंट हैज राइट टू अपील अगेंस्ट द ओम्बड्समैन अवार्ड, गलत है, क्योंकि कंप्लेनेंट और जो बैंक है रेगुलेटेड एंटिटी है दोनों ही अपील कर सकते हैं। रेगुलेटेड एंटिटीज कैन अपील ओनली विद द प्योर सेक्शन ऑफ द चेयर, प्योर सैंक्शन ऑफ देयर चेयरमैन और एमडी सीईओ। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अपील जो है अवार्ड के रिसीव होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर में फाइल की जाएगी। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पहली, तीसरी और चौथी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया हो। अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आप जैब एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। हमारे कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर आना होगा, वहां पर जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे जेआईबी के कोर्सेज जो है वो दिखने लग जाएंगे। जैसे कि अगर आप लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स बैच 2 में एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको 60 लाइव क्लासेस के थ्रू चारों पेपर्स की प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाती है। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको सोल्व प्रीवियस क्वेश्चन, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। अगर आप डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हो है ना, बिल्कुल बेसिक से, तो आप हमारे कंप्लीट मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर आपको चारों पेपर्स के कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। और अगर आप किसी इंडिविजुअल पेपर की प्रिपरेशन करना चाहते हो जैसे कि आईएफएस, तो इंडिविजुअल पेपर्स के मास्टर कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि जो आईएफएस का इंडिविजुअल मास्टर कोर्स है उसके अंदर आपको आईएफएस की कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। ऐसे ही आपको पीपीपी का मास्टर कोर्स मिल जाएगा, एएफएम का मिल जाएगा और आरबीएलएम का मिल जाएगा। अगर आप मास्टर कोर्स का कंटेंट देखना चाहते हो, डेमो लेना चाहते हो, तो आप हमारे 2 डे डेमो मास्टर कोर्स में एनरोल जो है वो कर सकते हो, जहां पर आपको चारों पेपर्स के कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाता है। ठीक है, तो हमारे कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स रहेंगे, तो जल्दी से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर हो गया है तो मैसेज करके जरूर बता देना। और अगर आप कोई फीडबैक प्रोवाइड करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता देना। ठीक है, अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन।
अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर हम आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ये हमारी ईमेल आईडी है, इसके ऊपर आप हमें ईमेल भेज के हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।